नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने राहुल गांधी से जो पब्लिक मिलती है अपनी पीड़ा को लेकर के, सरकारी लोग, गैर सरकारी लोग, वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और उनको उठाने के लिए वो कहते हैं कि आपकी वॉइस है, आप देश में जो भी बोलते हैं उसे सुना जाता है, लोग पसंद करते हैं। तो इसी मुद्दे पर मैं सबसे पहले जो राहुल गांधी से एक डेलीगेशन मिला वो जीएसटी को लेकर के मिला। जीएसटी से व्यापारी पीड़ित हैं। उन्होंने जो राहुल गांधी को बताया कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे ऊपर तमाम दुनिया के दंड लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए बाकायदे ट्रिब्यूनल बनाने की बात थी। ट्रिब्यूनल में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उसके बाद उनका जो कहना है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं और जीएसटी पर ऐसे लोगों से सुझाव लिए जाते हैं जिन्हें जीएसटी के बारे में, व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो बाबू लोग, उनका सीधा सीधा कहना था कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं जैसे प्रधानमंत्री को समझा देते हैं उसी बात को मानते हैं, जबकि इन सबको की जानकारी जो होती है वो जो सीए होते हैं उस लेवल के, जो सारी चीज़ें देखते हैं, व्यापार जो पहले टैक्सेशन वगैरह देखा करते थे, उनको बहुत सारी जानकारियां होती हैं, कहाँ किसको पीड़ा है, ये सारी चीज़ें, उनसे कोई बात नहीं करते। तो मैं अभी एक डेलीगेशन जो राहुल गांधी से मिला है वो आपके सामने उसको लाना चाहता हूँ। तो पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी कि जीएसटी में कहाँ पर खामियां हैं। उसके बाद फिर हम एक और मुद्दे पर आएंगे, लेकिन पहले हम ये जीएसटी के जो डेलीगेशन है जिसने राहुल गांधी को अपनी पीड़ा बताई है उसको हम दिखाते हैं आपको। पहले ये देखें। My sense is you must have benefited from GST overall as chartered accountants. No, benefited, but the what I mean to say, the implementation, there are lots of glitches still. There are lots of circular notifications coming very often. So to keep updated, it's very difficult in GST. For income tax also, we can see that the site gets there are many problems in the sites. Lots of problems in getting the OTPs. So lot of time is wasted in that. Nothing. But why can't they just fix the website? What is the problem? I don't know. जीएसटी ठीक है, बहुत दिनों से लाना चाहिए था, वो ठीक है, लेकिन कुछ भी तैयारी नहीं थी तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब अभी उसका एक, अगर हम बोलेंगे कि अगर हम कहीं कमिश्नर अपील के पास अगर अपील हार जाते हैं तो हमें अगर ट्राइब्यूनल में अपील करना है तो ट्राइब्यूनल विल फंक्शन इन द एंड ऑफ द 25। अभी अगले जो एंड ऑफ द 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब से जीएसटी ट्राइब्यूनल फंक्शन होने वाला है। जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ? 2017 में। So the tribunal is still not functioning from 2017. तो मतलब कहाँ जाए? जीएसटी में और एक इशू है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। मतलब मैं एरर, न्यू एंटरप्रेन्योर अगर चाहता है कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो विदाउट पैसे देते कर ही नहीं पाए। होता ही नहीं है। आपने बोला कि ठीक है फेसलेस हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा तो करप्शन कम हो जाएगा। तो व्हाई देयर इज अ नेम प्रिंटेड ऑफ द ऑफिसर ऑन द नोटिसेस? अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन मैंने ऐसा नहीं किया कि ऑफिसर को कुछ पैसे दिए बिना उसका नेम क्यों प्रिंट होके आता है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सर ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में प्रोमिसेस किए थे ना, जिस तरीके से उसी तरीके से काम होना चाहिए। एक्चुअली ग्राउंड का रियलिटी नहीं मालूम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वो जो लोग हैं जो सारी सिस्टम संस्था में बैठे हैं वो लोग हमसे कोई राह नहीं लेते, कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कशन हो ये प्रोफेशनल लोगों के साथ जिन्होंने जो सीए है, सीडब्ल्यूए है, सीएस है, तो उनसे न बात करते हुए ये लोग, जो बाबू है, वो जो आईएएस है, वॉट एवर जो है वो भी एजुकेटेड है, लेकिन वो दे आर नॉट नॉलेज कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आती है जब फाइलिंग करते हैं क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट का और सीए का जो इंटरेक्शन है वो उनका नहीं होता कभी। इसका सोल्यूशन क्या है? द एक्चुअल जो लोग ये सिस्टम के वर्किंग में हैं उनको ये इम्प्लीमेंटेशन में एक भागीदार बनाया जाए। जो भी मतलब टैक्स प्रैक्टिशनर है या ट्रेड एसोसिएशंस है उनका एक बार इन्वॉल्वमेंट उसमें ले लिया जाए। मतलब ये
अलग ही लेवल पे जा रहा है। नहीं फाइनेंस आपका कहना है दैट इट्स अ इंफॉर्मेशन फ्लो प्रॉब्लम। सिस्टम में जो नॉलेज है उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। यस तो जानता है उसको, मतलब आप पूछ नहीं रहे हो, जो नहीं जानता है उससे आप पूछ रहे हो और उसको आप पावर दे रहे हो। तो देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन नॉलेज एंड पावर। दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। इट्स हैपनिंग नॉट ओनली इन योर सिस्टम, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। आपने देखा जीएसटी को लेकर के एक डेलीगेशन ने अपनी पीड़ा किस तरह से राहुल गांधी के सामने रखी है। अब मैं आपको बताता हूं, जो आयुर्वेद से संबंधित एक पीएसयू है, वो जो सरकारी संस्थान है, उसे इंडस्ट्रियल एरिया में बाकायदे ज़मीन मिली हुई है, एकड़ों में ज़मीन है, वो मशीनें लगी हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं। उसकी जो ज़मीन पर निगाह है, सरकार उस पीएसयू को निजीकरण करके उसे बेच देना चाहती है, उनकी ज़मीनों को हड़प लेना चाहती है, जबकि वो सरकारी संस्थान है, उसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं और वो डिपार्टमेंट खुद उनकी तनख्वाहें वहन करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन सुनने को कोई कुछ तैयार नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से बाकायदे कहा कि आपने हमको टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। उस मामले में प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया कि ज़मीन को ऐसे कोई कैसे बेच सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर पहले टेंडर भी हो चुका है, बिड भी आ चुकी हैं, कुछ बिड वापस हो गई हैं, लेकिन अब दोबारा से उसको उस ज़मीन पर निगाह है, तो ये चीज़ें भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। पूरा सिस्टम को निजीकरण, मतलब निजी हाथों में क्यों देने की तैयारी चली। पहले ये वीडियो देख लीजिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ ये डेलीगेशन क्या बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मिलने का मौका दिया, अपने तक हमारी बात रखने का आपने मौका दिया। ये कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के अंतर्गत आती है। करंट में 2016 से इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ऑन है। ये मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो ये प्रॉफिटेबल PSU है। PSU प्रॉफिटेबल है सिंस इंसेप्शन सर। पैसा बनता है इसमें? पैसा बनता है, हम डिविडेंड भी पे कर रहे हैं सर लास्ट 2020। क्या इसका साइज क्या है? ये अभी सर जो हमारा टर्नओवर है अराउंड 250 हमारा टर्नओवर है 250 CR का, और कंपनी लगातार प्रॉफिट में है सर। हमारे कितने लोग काम करते हैं इसमें? हमारी कंपनी में लगभग 100 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, 350 लेबर है और लगभग 5000 लोग किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती है वो हमें गौमूत्र, कंडा, बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ जो वो कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट से, वो देते हैं और उसके बाद हम उन्हें आगे प्रोसेस करके मेडिसिन बनाते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक लौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, PSU है, और आज ये कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेकेंड स्टेज बिडिंग में आ गई है। सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 1 पीस ऑफ लैंड है, प्लेन लैंड है 50 एकर्स अराउंड, वो गवर्नमेंट का लैंड है, अभी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है। उसको ऐसी पॉलिसीज बना दी गई हैं कि वो अभी तो फार्मा कंपनी के चल रही है वहाँ पे, और ये फार्मा कंपनी को वो डाइवर्ट करके किसी को भी लीज कर सकते हैं, वहाँ कोई रिजॉर्ट चला या कुछ चला है सर। क्या चाहते हैं हम, क्या करें, पार्लियामेंट में रेज करें? सर आप अपनी जो आपकी एक वॉइस है सर, लाउड एंड क्लियर वॉइस में जो आप अपनी बात रखते हैं सर, वैसे सिर्फ हमारी इस बात को एक बार प्रधानमंत्री जी को बोलिए। हम तो उनको लेटर लिखते लिखते थक गए, शायद आपकी बात सुनेंगे और एक बार इसको रिकंसिडरेशन में डालेंगे। आप कह रहे थे कि किसी की आंख जमीन पे है, तो प्राइवेट या बंद करना चाह रहे हैं और फिर उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको कि उनकी क्या, उनका योजना क्या है? वेरी फर्स्ट टाइम जब इसका कंपनी का ये डिसाइड हुआ 2017 में कि इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद 2019 में पहली बार इसका बिड पब्लिश हुआ, EOI पब्लिश हुआ। तो EOI पब्लिश होने के बाद उसमें कुछ बिडर्स थे तो वो बैकआउट कर गए, कुछ वहाँ पर इश्यूज थे वाटर के एंड ऑल, तो वो बैकआउट कर गए। उसके बाद अक्टूबर 2023 में दोबारा से इसको जो और एसेट्स, लैंड है और फैक्ट्री है? लैंड है पर वो लीज पे है सर, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड है, वो हमारे पास लीज पर है। बाकी ऐसे 100 ईयर लीज। हाँ, और क्या एसेट्स है? बिल्डिंग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी मशीन है जो हमारे दवाइयाँ हम बनाते हैं, पैकेजिंग की। IMPCL ये कंपनी ही सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि ये अपनी क्वालिटी से आज तक इसने जीता है, और पैरेलली कभी लॉस में भी नहीं गई है सर, प्रॉफिट मेकिंग है। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंपनी खुद अर्न करती है और खुद अपनी सैलरी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कभी गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेते, जो गवर्नमेंट ने देना वो उनकी मर्जी है, वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहें करें। बेसिकली पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बांटा जा रहा है। आप अगर एक बार गो थ्रू, ठीक है, तो विल लुक इनटू इट। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको हाथरस की एक घटना जो उन्होंने संसद में उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूरा यूपी सरकार को तमाम
खरी खोटी सुनाई और कहा कि जो उसने वादे किए थे उस पीड़ित परिवार से, उस जो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था उसमें से 3 लोग बाहर हैं और वो बार बार मुकदमा वापस लेने और इस तरह की हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि रेपिस्ट जो है बाहर घूमता रहे और जो पीड़ित है उसके ऊपर उसको धमकाता रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठाई। तो ये भी राहुल गांधी का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो संसद में उन्होंने इस मामले को उठाया। तो देखिए ये वीडियो। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करेंगे। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है, बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे कैसे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई करने से कतराती है, कोई काम नहीं करती। केवल सुन लेना, सुनने के बाद कोई आश्वासन नहीं देना और कोई ज़मीन पर कोई काम जो होना चाहिए, ज़मीन पर जो लोगों को जो परेशानियां हैं उनका हल निकलना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। जो पब्लिक मिलने आती है वो उनमें बहुत कुछ देखती है कि राहुल गांधी जब कोई बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर वो देश की जनता के सामने जाएगी और उस पर कोई ना कोई हल निकल करके सामने आएगा। तो खैर, हमने आपको ये 3 वीडियो इसलिए दिखाए कि जो पैरेलल प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं, कहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ किससे मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, कौन उनसे अपनी पीड़ा कहने आता है, तो ये फ़र्क की बात है। मैं समझता हूँ कभी प्रधानमंत्री इस तरह से लोगों से नहीं मिलते, जबकि प्रधानमंत्री का काम है वो लोगों की समस्याएं सुने, पीड़ा सुने और उस पीड़ा को हल करने के लिए उस पर काम करे। मैं समझता हूँ कि 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने ये मुद्दा उठाया था संसद में कि पहले ज़माने में राजा वेश बदल करके जनता की आवाज़ सुनते थे। तो उनका सिर्फ ये कहना था कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, मेरे पिता राजीव गांधी, वो इस टाइप के थे कि वो जनता की आवाज़ को सुनते थे और फिर उस पर अमल भी करते थे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेठ लोगों से मिलते हैं और उन पर कोई काम नहीं है। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और लिखें इस पर, हमें अपनी एडवाइस भी दें और जो भी कमेंट करना चाहें करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।